अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नया सेशन स्टार्ट करने के लिए हम जा रहे हैं। ये जो सेशन है ये आपका लेक्चरार फिजिक्स के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, और पंजाब में जो जॉब्स आएंगी एसएससी फिजिक्स और या एसएसटी फिजिक्स, और इसके अलावा जो प्याज फेलोशिप है, और इसके अलावा अगर आप एमफिल एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हैं तो जो भी आपका ये होगा उसके लिए ये आपका सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हमने सेशन को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आप किसी एक टेस्ट के तक लिमिटेड ना रह सकें आप, बल्कि सारे टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिक हो सके। तो जो टेस्ट होती हैं इनकी तमाम टेस्ट की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको हर एरिया कवर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला इस सेशन में हम जो सारे एरियाज हैं वो हम कवर करेंगे। तो जब सारे एरिया कवर हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है सारे जो टेस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो एमडी कैट बच्चे तैयारी करती हैं ये ई कैट के लिए, उनके लिए भी ये सेशन बेनिफिशियल है। जी एयरलेस फिजिक्स से हम पहले पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हम किस तरह सेशन को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरएलएस फिजिक्स से हम वो तैयार करेंगे पूरा। ये अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले हम एरएलएस फिजिक्स से पढ़ेंगे, नंबर वन। नंबर टू, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो मैं अपने नोट्स होंगे वहां से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। और वो जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नोट्स होंगे। मैं जो नोट्स बनाता हूँ वो मैं कहाँ से बनाता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सबसे पहले यूट्यूब, इंडियन बुक्स, गूगल, और जो यूनिवर्सिटी में मैंने नोट्स बनाए थे या जो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, पेड वेबसाइट्स और पीपीटीज है, इन सभी से मिलाकर मैं आपको जो वो नोट्स बनाऊंगा वो आपको सेकंड इसके बाद जो ना के बाद उन नोट्स में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे, हेलिड रेजनिक रेन के एमसीक्यूज वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आपके जो सारे एरियाज होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से मुतल्लिक, जो भी आपके सवालात होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरह हम सेशन को लेके चलेंगे। तो सेशन से मुतल्लिक अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम आप आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का सेशन से मुतल्लिक कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम सेशन अपना स्टार्ट करें। आई थिंक तो आपका सवाल नहीं है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। जो चार्ज होता है ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है जो मैटर के साथ एसोसिएट होती है। अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है कि सर चार्ज क्यों है, तो ये फिर पागलों वाला सवाल होगा। ये वाकई बच्चों वाला सवाल होगा कि कोई अगर ये सवाल करे कि चार्ज क्यों होता है। इस सवाल का जवाब हम हमारे पास नहीं है कि चार्ज क्यों है, क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। जहाँ मैटर होगा उसके पास चार्ज होगा, जहाँ चार्ज होगा वहां पर मैटर होगा। दोनों बातें देखिए मैंने कर दी हैं। सर सिलेबस को कैसे डिवाइड करके पढ़ाएंगे। देखिए साइमा, आप वो फेलोशिप की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो फेलोशिप में आपका जो 80 मार्क्स जो है ना, वो इस तरह हम वो करेंगे। सबसे पहले हम हॉलीडे वो सबसे पहले हम एडिडास फिजिक्स से करेंगे। उसके बाद मैं अपने नोट्स आपको पढ़ाऊंगा, और 30 नंबर बाद HR की आपको पढ़ाऊंगा। तो जब इस पैटर्न से चलेंगे तो आपकी जो कंप्लीट प्रेपरेशन होगी 80 मार्क्स की, वो कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि ये उधर हमने मेरा जो टारगेट है वो एरियाज को कवर करने में है। जो जो आपके सवाल होंगे ना, जो जो आपके डाउट्स होते हैं, जो आपके कंसेप्ट, मेरा सिर्फ फोकस कंसेप्ट बिल्डिंग पर होगा।
क्योंकि जब आपके पास कंसेप्ट होते हैं फिर आपको कोई मसला नहीं होता, फिर आप हर टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म कर लेती हैं। मसला तब पैदा होता है जब आप अपने आप को लिमिटेड कर लेती हैं, एक बुक तक लिमिटेड कर लेती हैं। देखिए कोई भी एक बुक नहीं है जिसमें सारे का सारा नॉलेज हो। जो जितनी अच्छी बुक है ना वो हर एरिया को कवर नहीं करती, ये याद रखिएगा। आप आजमा भी सकती हैं, जिस बुक को भी आप उठा के देख लें वो हर एरिया को कवर नहीं करती। तो जब वो हर एरिया को कवर नहीं करेगी तो अगर हम उस तक ही वो लिमिटेड रह जाएं तो फिर क्या होगा, फिर हमारा नुकसान होगा। अगर हम अपने आप को लिमिटेड कर देंगे तो फिर वो जाहिर है कि जो बुक्स में होगा फिर आपने सिर्फ उसी तक रहना है। तो बुक से बाहर आपने जाना कोई नहीं है। तो जब बुक से बाहर आप जाएंगे नहीं तो जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होती हैं वो ये नहीं देखते कि जी इस बच्चे ने HR के पढ़ी है, फलाने बच्चे ने ये पढ़ी है तो हमने इससे बाहर सवाल ही देना। वो ये बात नहीं देखते, वो कहेंगे कि जी आपको सारा कुछ पढ़ना चाहिए था। जी बिलाल राव, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया है, राफी अमजद ने भी हैंड रेस किया है। वैसे किया है कि कोई सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप बता सकते हैं इसके लिए जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट के लिए फेलोशिप का जो है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका? इसके लिए ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट के लिए, प्याज वाले के लिए, फेलोशिप के लिए। 27 एम आपकी एज लिमिट एम एस होंगे। फिजिक्स। 27 ईयर एज एज। लिमिट क्या है? 27 ईयर। ठीक ठीक। नहीं बिलाल, यहाँ पर वो कौन सा लामा इकबाल वाला है जो मैंने आपके अटेंडेंस लगानी है एंड वो डाउन करते हैं। तो प्याज फेलोशिप के लिए राफी आपने ना कल इस पे वो सारा डिस्कशन की है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकती हैं, आपको कौन सी जॉब मिलेगी, वो सारा हमने ना वो कल हमारा डिस्कस हो गया था। तो वो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई या बस इतना सा बता रहा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई या अभी होंगी स्टार्ट, और कब तक होंगी, और टेस्ट कब तक होता है? टेस्ट इसका ना सुनने में आ रहा है कि इसका एडवर्टाइजमेंट अप्रैल में आएगा, तो और टेस्ट इसका जून जुलाई तक होगा। जून जुलाई में, जून के एंड या जुलाई ठीक है, के थैंक स्टार्ट यू। में। ओके। जी जी, थैंक यू थैंक यू। और किस सवाल है पूछ सकती हैं आप? किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब जाहिर है हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं। नहीं सर, कंटिन्यू करें। ठीक है। तो देखिए मैंने बात बोली है कि जहाँ मैथ होगा वहाँ चार्ज होगा, और दूसरी बात मैंने ये की थी कि जहाँ चार्ज होगा वहाँ मैथ होगा। तो देखें, चार्ज के होने के लिए मैथ का होना जरूरी है। विदाउट मैथ चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज मैथ की प्रॉपर्टी होती है। तो जब मैथ होगा तो तब चार्ज होगा, जब मैथ नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। तो जो पार्टी या जो भी पार्टिकल जिस पे चार्ज है इसका मतलब है उसके पास मैथ है। तो इसका मतलब है जब कोई एटम या कोई पार्टी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वो चार्ज पार्टिकल होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज होने के लिए मैथ होना जरूरी है, विदाउट मैथ चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर जब आप चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब आपने मैथ को भी ट्रांसफर कर दिया, उसका मैथ में थोड़ा सा इजाफा होगा कोरिस्पॉन्डिंग टू चार्ज। और जब किसी मैटर मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उसका मैथ भी कम होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और पूछा गया है। और इसके अलावा आपके वो MCQ में भी आ सकते हैं। विदाउट मैथ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर? सेकंड पॉइंट है, इट इज नोन दैट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल containing as many electrons as the number of protons in the nucleus। तो ये वो सारे जानते हैं कि जो सारे क्या होती हैं एटम वो एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही उसके पास अगर प्रोटॉन्स हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एटम एज अ होल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर एटम न्यूट्रल ना हो तो फिर जाहिर है कि दुनिया बहुत अजीब सी हो जाती। तो हर एटम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। चार्ज particles can be created by disturbing neutrality of an atom। आपने अगर किसी ये मटेरियल पर बॉडी पर चार्ज क्रिएट करना है तो आपने उसकी न्यूट्रलिटी को खत्म करना है। अब न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आप उस एटम पर चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं फिर आपने उसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना है, या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा दें या प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ा दें या कम कर दें। loss of electron gives positive charge and gain of electron give वो negative charge। तो ये आपकी बातें होगी। तो ये हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आपने क्या करना है, आपने याद करना है। इसके अलावा नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। Charges with same electrical sign repel each other and charges with opposite electric attract each other। ये जस्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं और इसमें कुछ नहीं है। और ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज उसको क्यों देते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज क्यों देती हैं। तो ये हमारे जो आबा अजदाद थे जो हमारे बड़े थे, उन्होंने जस्ट नाम उनको उन्होंने वो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बस जब वो उस चीज़ को फिर हमने वो लेकर आज वो चल रहे हैं। तो अगर वो कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर वो पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो तब भी फिजिक्स में कोई तब्दीली नहीं आनी थी। और अगर आप ये बोल दें कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तब भी फिजिक्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज अगर हम कंसीडर कर लें तो फिजिक्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन है जो यूज की गई हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े साइंटिस्ट थे, अब जो पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर जाहिर है कि वो इसी चीज को हम लेकर आगे चल रहे हैं। तो अगर आप इसको उल्ट कर लीजिए, बीटे में सवाल पूछा गया है तो आपने यही आंसर देना कि जी सर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एटम ने तो एज होल क्या रहना है, वो न्यूट्रल ही रहना है। अगर प्रोटॉन्स पर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लें और इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो एटम की न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जब एटम की न्यूट्रलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब है फिर दुनिया जो है, जो सारी जो कायनात है, यूनिवर्स वो एटम से मिलकर बनी है, तो फिर उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन था, वो मैंने बोला जो आपको साथ साथ बताता चला जाऊँ। यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला ये भी एमसीक्यू में आ सकती हैं, किस कैसे यूनिट एम्पीयर सेकंड, ये भी एक पेपर में आया हुआ है कि एम्पीयर सेकंड किसके इक्वल है। मान लो यूनिट इसके हो गए। और यूनिट ऑफ चार्ज इस स्टैट कॉलम बाद ई एस यू सीजीएस सिस्टम है, ये भी पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज ए बी कॉलम। और ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है कि 1 कॉलम 3 × 10⁹ स्टैट कॉलम के बराबर है। और ये और जो 1/A भी कॉलम के बराबर है 1/10 तक। तो ये चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला भी आपने करना है। चार्ज की प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ऊपर में हम चार्ज ट्रांसफर कर सकती हैं। एसोसिएटेड विद मैसेज, अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बोला कि चार्ज मैथ के साथ एसोसिएटेड है। विदाउट मैथ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते।
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैथ, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैथ बट मैथ कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मैथ के होने के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो मैथ पर होने के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है, लेकिन चार्ज के होने के लिए मैथ का होना जरूरी है। तो ये कंजर्व्ड प्रॉपर्टी होती है, ना तो हम चार्ज को वो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इनवेरिएंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आपने पढ़ा था कि जो मास होता है वो चेंज होता है, वो स्पीड पे डिपेंड करता है, आपका जो टाइम है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, आपकी जो लेंथ है वो स्पीड पे डिपेंड करती है, लेकिन जो चार्ज है ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी जा रहे हो तो चार्ज आपका सेम रहेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट ही से क्यों ना मूव कर रहे हो, तो आपका जो चार्ज उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह आपने पढ़ा था कि हर चार्ज होने के लिए मैथ का होना जरूरी है, इसी तरह जहाँ चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारा कुछ वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर चार्ज मूव करता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये भी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है और पेपर में भी आया हुआ है कि जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पे होती हैं। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे इसका मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप मैग्नेटिक फील्ड को नहीं पढ़ते, बल्कि आप किसको पढ़ती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर नहीं आता, ये बस एक रीजन होता है किसी भी चार्ज के अराउंड, जहाँ पर हम क्या करती हैं, वो उस चार्ज का इफेक्ट फील करती हैं। तो जब तक आप उस चार्ज के इफेक्ट वो फील करती हैं तो उसका मतलब है आप उसके फील्ड के अंदर हैं। और जब आपने उसका जो इफेक्ट है चार्ज का वो फील करना बंद कर दिया, इसका मतलब आप उसके फील्ड से क्या हो गई हैं, बाहर हो गई हैं। तो उस रीजन को जहाँ पर चार्ज अपना इफेक्ट फील करवाता है, फोर्स लगाता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसी तरह वो रीजन जहाँ पर जो मूविंग चार्ज है वो अपने फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो अब मेरा ये आपसे सवाल है, बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होती हैं कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि इसका क्या मतलब है कि क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट भी हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ते हैं, हम ये कहते हैं कि चार्जेस एट रेस्ट है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आई थिंक उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या ताल्लुक। मींस चार्ज, हाँ चार्ज रेस्ट पे होते हैं, हम कह सकते हैं चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स जो रेस्ट हैं, पे होगा। बिकॉज वो मूविंग। यस, इस नाम से तो यही सारा होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे होता है, और अगर मूविंग हो गई फिर तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ सकती है। जी। इसका मतलब आप जब चीज कोई रेस्ट पे पड़ी होती है तो आप उसको वो मतलब वो उसकी पोजीशन भी आप उसकी वो सारी मालूम कर सकती हैं, सारा कुछ आप उसका मालूम कर सकती हैं। तो आपने ये भी पढ़ा था, एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं या मूव करते हैं या ऑर्बिट करते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स हैं। तो जब वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तो वो मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो वो फिर ज़ाहिर है कि एक पूरा एक वो स्ट्रक्चर बनी हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन बोले कि जी मैं थक गया हूँ या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गया हूँ, अब मैंने मूव नहीं करना, मैं चुप करके बैठ जाना है, तो फिर ज़ाहिर है कि वो न्यूक्लियस की तो मूव नहीं करेगा या रिवॉल्व नहीं करेगा।
तो फिर एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जी और अगर आप ऐसे ही ये बोले कि जी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ गया है, तो इसका मतलब है आप जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है उसको आपने उड़ा दी है, वो उसको आपने बर्बाद कर दी है। वो हाँ, फिर तो हम वो भी मालूम कर सकते हैं सारा, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ये सारे, हाँ फिर जी। तो ये सारे गलत हो जाएंगे। हाँ जी। और आप जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स वो मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वो कि वो ख्याली बातें नहीं है, क्योंकि वो मॉडर्न फॉर्म है। तो वो सारी बातें जो हमने बोलते थे ना, ये बोर का एटॉमिक मॉडल जो बच्चों बचपन से पढ़ रहे हैं, वो भी वहां पर वो गलत साबित हो जाता है। जी अलीमा, जो अरलर जो हार्ड फॉर्म है ना अरे अलीमा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चैप्टर नहीं दिया होगा। आप उसको देखिएगा ना, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नहीं दिया होगा। स्लीम अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते तो जाहिर है कि, अच्छा यहाँ पर एक और सवाल स्लीम ने रेस कर दिया है कि स्लीम ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते तो इसका मतलब क्या है, तब फिजिक्स में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? तो वो हीटर्स कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए नहीं, वर्ड यूज करते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स बाउंड फ्री होती हैं या बाउंड होते हैं। जी बाउंड होती हैं? इलेक्ट्रॉन हमेशा वो क्या होती हैं, जी वो बाउंड होती हैं। मेटल्स में जाकर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व जी कर रहा होता है ना, तो वो बाउंड होता है। बाउंड क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो मजबूर जी कर रही है कि तुमने मूव करना है मेरे अराउंड। तो वहां पर स्लिम बहुत मूव कर अफेक्टिव, रही है। यस, वही चार्जेस इज जी दैट अफेक्टिव न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज होता है। और एक और मजे की बात है कि इलेक्ट्रॉन तो नजर ही नहीं आते, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि जो आपने कॉलम ला पढ़ा है कि वो बोलते हैं कि एक पॉइंट मैच इधर है और एक पॉइंट मैच इधर है, दोनों दूसरे एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। तो क्या कूलम ने इलेक्ट्रॉन को इधर रखा था? जैसे ये है कि कूलम ने ये बोला था ना कि एक है वो चार्ज ये वो मतलब पॉइंट मैच ये है, पॉइंट चार्ज जो एक पॉइंट चार्ज ये है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे रख दिया था और एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे रख दिया था, क्या ऐसा हुआ था? ये तो सारी हाइपोथेटिकल चीजें हैं ना, कि हम ये वो करते हैं कि अगर इंक्रीमेंट डिस्टेंस ये हो, फिर तो सारा कुछ रॉन्ग हो जाएगा। फिर तो हमने किसी चीज को भी नहीं देखा हुआ इस तरह तो। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो सारी हाइपोथेटिकल। वही आप बोल रहे हैं कि चार्जेस इज एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी चार्जेस से, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो देखिए बात ये है कि अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी पर आप चार्ज को क्रिएट कर सकती हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बॉडी में चार्ज ला सकती हैं। डिफरेंट मेथड हमने पढ़े कि चार्जेस को इंड्यूस करने के। तो अब जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन ना तो कोई कभी रेस्ट में आ सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ जाता है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो उड़ जाएगा। वो उड़ेगा तो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल्स की सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ना तो कभी रेस्ट पे आ सकता है, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन को ना हम देख सकती हैं। तो इतना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आप किस तरह इलेक्ट्रॉन को देख सकती हैं? और ना ही फिर आप ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के आप यहाँ पर रख दो और इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ पर रख दें। आप ट्रांसफर कर सकती हैं। आप इलेक्ट्रॉन को होता है ना, जिस तरह एक एटम है, आप इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि इस एटम से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो वो मैंने अपने पास सेव कर लूँ। मैं मतलब एक पैकेट बना लिया मैंने, या वो डब्बा बना लिया, उसमें मैंने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो मैंने रख दिया है। ऐसा इम्पॉसिबल है। जब इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ेगा तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। आप उसको ये नहीं करेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और मैं इसको पकड़ के बैठ गया, मैं इसको देखूंगी इलेक्ट्रॉन किस तरह का होता है। ये ऐसा नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ेगा वो दूसरी बॉडी पर फौरन चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को आप वो पकड़ के आप नहीं रख सकते, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी को छोड़ेगा तो दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि जो चार्जेस होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है
कि किसी भी बॉडी पर हम चार्जेस को इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसी तरह कोलम ने ये किया था कि दो बॉडीज को डायरेक्ट वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को वो किस तरह ले सकता, नहीं ले सकता। उसने मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पर चार्जेस को इंड्यूस किया और उनको दूर दूर रख दिया। इतना दूर रख दिया कि जब वो यहाँ पर खड़ा होकर देखे तो दूसरी बॉडी उसको पॉइंट नजर आए, और जब उसने यहाँ पर खड़े होकर देखा तो उसको पहली पार्टी पॉइंट चार्ज की तरह नजर आए। तो जो आप डेफिनेशन भी पढ़ती हैं कि दो चार्जेस मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस आप कर दें कि उनका जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से ज्यादा हो जाए, तो वो फिर चार्जेस ज्यादा पॉइंट चार्ज बिहेव करती हैं। और पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप की होती हैं। आप जितने भी देख लेना, आप हमेशा चार्जेस को स्फेरिकल शेप में ही आप देखेंगे। तो इस तरह उसने फिर एक वो सारी जो इफेक्ट है वो उसने स्टडी किया था। यहाँ पर आप चार्जेस को फिर आप रेस्ट पे कंसीडर कर सकती हैं। क्लियर। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे चार्ज इंड्यूस करके उनको उसने दूर दूर रखा था। और वो फिर जाहिर है कि उस बॉडी पे जो चार्जेस थे वो उसके ऊपर वो जमा हुए थे, उस बॉडी पे चार्ज ये आ गया था। और जिसने दिए तो उस पर वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने लिए तो उस पर वो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए फिर वो दोनों पार्टीज उसने रेस्ट पर रखी। और फिर उसने लगा वो फोर्स को स्टडी किया जिसको हम बोलते हैं कूलम फोर्स। तो ये नहीं होता कि जी हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें तो हम बोलें कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है। ऐसा वो बात नहीं है। क्लियर। अभी 3 मिनट यस सर, रहते हैं, क्लियर है। बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर है। सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई है। जी। फिर इसका आंसर आपने कहा कि मतलब चार्जेस जो हैं, फिर इसका आंसर क्या बनेगा कि चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब क्या मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन चार्जेस को फील रेस्ट पे आ करते हैं। सकते हैं? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे हमने क्या किया, चार्जेस को वो इंड्यूस कर दिया। तो जब आप चार्जेस को इंड्यूस कर दिया फिर आपने उनको वो रेस्ट पे रखा। और उनको साइज उनके में जो डिस्टेंस है वो आपने इतना ज़्यादा कर दिया कि वो एज अ पॉइंट मैच पॉइंट चार्ज उन्हें बिहेव करना शुरू कर दिया। वो फिर सारा आपने उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो अपनी स्टडी कर ली गए। माइक्रोस्कोपिक चार्ज चार्ज इतना छोटा है, आप उसको कैसे देख सकते हैं। वैसे और ये एक्सपेरिमेंटल है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। जो कॉलम था उसने प्रैक्टिकली ये चार्जेस को वो चार्जेस में फोर्स कैलकुलेट की थी। क्लियर। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज वैसे पे रियल चार्ज, लाइफ में चार्जेस रेस्ट नहीं हो सकते। क्योंकि जब भी हम चार्ज के नाम वो लेती है ना, हमारे माइंड में फौरन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आती हैं। तो आप खुद ही सोचें लॉजिकली कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो वो कभी रेस्ट पे आ ही नहीं सकते, वो हम एटम से निकाल ही नहीं सकते। तो फिर वो रेस्ट पे भी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब यही है कि फिर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को फिर तो चार्ज वो सारा हमने। फिर तो सारा हर टाइम ही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। चार्जेस रेस्ट भी होती है ना। आपने बॉडीज को चार्ज, ये बॉडी है, इस पे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दी है। अब ये बॉडी मूव तो नहीं ना कर रही है, रेस्ट पे पड़ी हुई है। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज है, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो ये बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है और ये बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। नहीं नहीं, ये तो आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें। अगर हम माइक्रोस्कोपिक हाँ जी, रियल माइक्रोस्कोपिक में रियल में अगर हम इमेजिन करें, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों आए। अगर हाँ, तो फिर तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला नहीं होगा, फिर तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्जेस लाइक हाँ जी, इलेक्ट्रॉन रियल प्रोटॉन, जाहिर से हाँ जी, वहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा, हाँ प्रोटॉन्स की जी, बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक वहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक उसके लिए, इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खारिज होती है ना। वहां पर हमेशा दोनों फील्ड होंगे, अकेला फील्ड नहीं होगा। क्लियर। हम्म। जी, यस थोड़ा सर, बहुत। यस सर, क्लियर है। सर, हम बॉडीज को, न्यूट्रल बॉडीज को जब चार्ज करते हैं तो उनके बीच में जाहिर बात है मीडियम से होता है। वो मीडियम पे अफेक्ट करती है चार्ज, जिस चार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं। हवा होती है ना मोस्टली, तो हवा की जो है वो दूसरी परमिटिविटी, वो स्पेस की परमिटिविटी का ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। स्पेस की 1 होती है और हवा की 1.0006 होती है। तो इतना 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 99.9% आपको सही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हवा और स्पेस दोनों की परमिटिविटी ऑलमोस्ट